हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जतिन जैन फ्रॉम डाकू.com। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस बुनियाद स्कीम के लिए सारे कंप्लीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ये आपके फर्स्ट चैप्टर से ये आपको आना चाहिए। अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा वो बिल्कुल राइट है, फसल। तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक से उठाए गए हैं और ये क्वेश्चंस है जो आपके 6th क्लास के लिए और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम दो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइबोजाइम जीवाणु पाए जाते हैं। ये भी फर्स्ट चैप्टर में से फलीदार फसल, रेशेदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी आप लाइव चैट सेक्शन में बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो सारे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है गाइज। आप ट्राई कीजिए इन क्वेश्चन को, ये बिल्कुल आसान है और आपके ही बुक से 6th क्लास से उठाए गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए, आपने बताया है, बहुतों ने सही बताया है और कईयों ने गलत बताया है, छोड़ो। लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, फलीदार फसल है जो है, यानी कि किस प्रकार की जड़ों ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं फलीदार फसल में। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट चैप्टर में से उठाया गया क्वेश्चन है, फसल में से। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड चैप्टर आ गया यहाँ पे आपका। दाल, फल, शहद, चावल। ऑप्शन नंबर सी शहद। पता है आप सभी को, जंतु यानी मधुमक्खी से। दाल पता है आपको कहाँ से प्राप्त होती है, फल भी पता है और चावल भी, यानी कि ये सारी की सारी हम कह सकते हैं कृषि से संबंधित है तीनों। लेकिन जो शहद है वो जंतुओं से हमें यानी कि मधुमक्खियों से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए। जायद है जो मैं आपको बता देता हूँ, फसल वो होती है जो रवि और खरीफ फसल के बीच का जो समय अंतराल होता है उसमें बीजी जाती है, वो फसल होती है जायद। ठीक है, तो उस समय कौन सा महीना होता है। वर्षा ऋतु का, शीत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वसंत ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यानी कि जो हमारी एक दो मैं जायद फसल के उदाहरण दे देता हूँ, जिस प्रकार हमारी ककड़ी और वो सारी, ठीक है, ककड़ी जितने भी सब्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार फसल का उदाहरण है सूर्यमुखी, चना, गेहूँ, कपास। सूर्यमुखी भी नहीं है, चना भी नहीं है, गेहूँ भी नहीं है, कपास। कपास आपको पता है एक रेशेदार फसल है। सॉरी, ठीक है, रेशेदार फसल मतलब जिससे धागा बनाया जाता है वो रेशेदार फसल होती है। ठीक है, और आपको पता है गेहूं क्या होती है, चना क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि का उदाहरण है। रवि का उदाहरण बहुत आसान है, जो लगभग दो अक्षर के नाम हो ना, लगभग मैं आपको बता देता हूँ वही होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको, इसमें धान भी है लेकिन इसको चावल कहते हैं धान को। तो जो गेहूँ है, रवि यानी कि गेहूँ जो शीत ऋतु में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई की जाती है, वो रबी की फसल होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, गेहूं हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी को उल्टने पुल्टने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत है, क्या क्या, कटाई, सिंचाई, जुताई, निराई। चार ऑप्शन है मेरे पास, कटाई, निराई, जुताई, सिंचाई। चार ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। मिट्टी को उल्टने पुल्टने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कटाई फसलों की कटाई वो होगी। ठीक है, निराई और उसके बाद में जो बच जाए लास्ट में। ठीक है, फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। फसल चक्रण मिट्टी से क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता घटती है, उर्वरता अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम कोई मान लो एक ही चीज़ को हम बार बार यूज़ करें हैं या फिर हम उसकी जगह उसको थोड़ा सुधार करके प्रयोग करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब फसल चक्रण से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की जो अपनी उर्वरक शक्ति है, ठीक है, यानी कि जो फसल पद्धति होती है उसके अंदर
कोई साइकिल किसी चीज़ का चलेगा तो वो मेंटेन रहेगी। अगर उसका साइकिल है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। वर्षा का उदाहरण लेते हैं, वर्षा का साइकिल चलता है तो वो बढ़िया रहती है। तो इसी प्रकार मिट्टी का चलेगा तो उर्वरता बढ़ती है, बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये भी बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। भंडारण, निराई, थ्रेसिंग, कटाई। भूसे से आपको पता है मशीन का भी नाम थ्रेशर है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ खरपतवार का उदाहरण? खरपतवार पता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अवांछित पदार्थ या फिर अवांछित घास पौधे होते हैं जो फसल के बीच में लग जाते हैं। गाजर, गाजर घास, तीसी, जूट। ये तो जो लगभग लगभग लोकल एरिया से आप बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए गाजर क्या होती है, तीसी क्या होता है, जूट क्या होती है। तो ठीक है, तो गाजर और ये सारी की सारी सब्जी में आ जाती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर हमारा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, गाजर घास। गाजर घास होता है वो एक प्रकार का ना खरपतवार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओ बेसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबोइम। राइजोबोइम आपको पता है क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम नहीं, लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, लैक्टो। लैक्टो हम वैसे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा उसमें अमल होता है वो लैक्टिक अमल होता है। ठीक है, दही के अंदर, नोट सिट्रिक, लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल का पता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? बहुत आसान है, आपको पता है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से होता है मलेरिया मच्छर का रोग। यानी कि इसमें ऑप्शन नाम नहीं दे रखा, मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। तो आप सभी को, ये तो लगभग सभी छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि मलेरिया किससे होता है, क्योंकि घर में मम्मी पापा बार बार कहते हैं बेटा अपनी जो बॉडी है, स्किन है, उसको गर्मी में ढक के रखा कर, मतलब मच्छर खा जाएंगे मलेरिया हो जाएगा। तो मच्छर के खाने से ही हमें लगभग लगभग बहुत सारी बीमारी, लगभग 82 के आसपास बीमारी है वो हमें मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके लेवल का क्वेश्चन है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहले खोजा गया था, और इसकी खोज किसने की थी वो मैं बता देता हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आ ही गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन प्रतिजैवी की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, या फिर लुई पास्चर, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? किण्वन की प्रक्रिया, पाश्चीकरण, भंडारण, नाइट्रो स्थिरीकरण। पता है आप सभी को भंडारण क्या होता है, पाश्चीकरण क्या होता है, नाइट्रो स्थिरीकरण क्या होता है, और किण्वन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, पाश्चीकरण, वो दूध में पैकेट बंद करने के लिए होता है। और किण्वन होता है वो आपका होता है का पता है जो शराब के लिए होता है। पाश्चीकरण इसके लिए हो गया। भंडारण पता है, नाइट्रोजीकरण, और वो स्थिरीकरण आपको पता ही है पैकेट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए? बहुत है, ये आपका एक कृत्रिम रेशा है, ना कि प्राकृतिक रेशा, जो कि सबसे मजबूत रेशा माना जाता है। ठीक है, रेयान, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन के रेशे हैं वो बहुत बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए नायलॉन के रेशों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ये भी बहुत आसान है। पॉलिस्टर नहीं, सेल्यूलोज वो है, यस ये सेल्यूलोज। एक्रिलिक नहीं है, नायलॉन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, सेल्यूलोज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन
किसमें सेल्यूलोज की प्रधानता होती है? कागज़, रबड़, प्लास्टिक? नहीं, कागज़, रबड़, प्लास्टिक, इनमें से कोई नहीं। तो कागज़ के अंदर है वो हमारा सेल्यूलोज होता है, क्योंकि ये आपको पता है कागज़ पेड़ों से बनता है, इस करके इसके अंदर सेल्यूलोज की प्रधानता है वह होती है। ठीक है, ठीक है। सेल्यूलोज इस कागज़ के अंदर क्यों होता है, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, संश्लिष्ट से अपघटक। तो गाइस जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिए। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आपके यार लगभग एमसीक्यू से उठाया गया है। जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सक्रिय, एक जो आपको टेबल दी हुई है बुक के अंदर, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम इस प्रकार से दी हुई है, और सोना सबसे लास्ट में है। तो सबसे सक्रिय धातु है पोटासियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद में बहुत है, और लास्ट में AuAg। ठीक है, सिल्वर और चांदी और सोना। धातुएं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर चादरता बनाई जाती है? तन्यता, यस, आघातवर्धनता, कठोरता, धात्विक चमक। तो आप सभी को पता है किसके कारण पीटकर है वो चादर बनाई जाती है, वो है गाइस आघातवर्धनता। ठीक है, तन्यता खींचकर लंबी तारें होती है। ठीक है, कठोरता आपको पता ही है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? मैंने आपको अभी जस्ट पहले बता दिया कि तन्यता के कारण है वो हम खींच के लंबी पतली तार बना सकते हैं। एक आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा 10th क्या पहले, कि एक छोटी सी तार से हम 2 किलोमीटर लंबी, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी पतली तार बना सकते हैं। एक है धातु जिसमें चमक होती है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, जो आपको इजी लग रहे हैं, एक है धातु जिसमें चमक होती है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुनियाद के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बुनियाद के एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जरूर करना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए धातु है वो है आयोडीन, जिसके अंदर चमक होती है। ठीक है, और भी बहुत पूछ लेंगे। आपके कमरे के तापमान पर कौन सी धातु आपको द्रव अवस्था में मिलती है? ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा थर्मामीटर नहीं होता जिससे आप टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, उसके आगे के जो हिस्से में आपको सिल्वर दिखाई देता है, हालांकि वो सिल्वर नहीं होता, वो होता है हमारा पारा, Hg, मरकरी। ठीक है, तो वो होता है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, आपको पता है कितना प्रदूषण हो रहा है अब इनके जरिए? तो आप हमें पता है कि जो CNG गाड़ियां हैं वो हमारे एरिया के अंदर आ रही है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वह वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो गाइज वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइज यार मेहनत बहुत लगती है क्वेश्चन तैयार करने के लिए। कोयला बनाने में कितना समय लगता है? ये बहुत लंबी प्रक्रिया गाइस, बहुत, 100 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष नहीं, लाखों वर्ष, हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोयला बनने के लिए आपको समय, निर्धारित समय कोई नहीं बताता, लेकिन लाखों वर्ष हम मान के चलते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष यार, लाखों से करोड़ों वर्ष है वो कोयला बनने में लगता है। ठीक है, कोयला किस प्रकार बनता है? जब कोई पेड़ या फिर और वो किसी कारणवश जमीन में धंस जाते हैं, तो क्रियाओं के कारण उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, उसके कारण है ना वो कोयला का निर्माण होता है। ठीक है, लाखों वर्ष, ठीक है, लाखों से करोड़ों, ठीक है, नोट लाखों, लाखों लाखों अकेला नहीं है, लाखों से करोड़ों। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद का सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? आपको सभी को पता है किसका प्रयोग किया जाता है? कोक, पैराफिन, कोल गैस या फिर बिटुमेन। गाइस बिटुमेन जो होता है उसको सड़क बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आम भाषा में उसे लुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं। प्राकृतिक गैस बहुत आसान है, मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन, प्रोपेन। मीथेन जो गैस है CH4, जो आपको नेमिंग है थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक बार देख लेना आप।
किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, बहुत आसान है। ईंधन, ऑक्सीजन, कार्बन, जल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज यार। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना तो आपको यार कौन से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। यस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, और जो लकड़ी है वो तो यार वो एक चीज़ है, उसको ऑक्सीजन की सहायता से जलाएंगे। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक रेत, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। लेकिन हम ज़्यादातर जल सोचते हैं, जल है जल है, जल पानी डालते हैं, जल वो करते हैं, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम प्रयोग करते हैं। कई बच्चे रेत भी करें, रेत भी है, लेकिन सबसे अच्छा है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि कोई कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड है और हम उसमें माचिस की तीली जली हुई ले जाएंगे तो एकदम मतलब उसी वक्त वो हमारी आग है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, CO2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? बहुत आसान है, ये तो आपको आना चाहिए। लोहा, कांच, बालू, कागज। पता है आपको कागज है वो आसानी से जलकर राख बन जाता है। दहनशील का मतलब होता है जो आसानी से जलकर राख बन जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है, यानी कि दहन की परिघटना को देखा जा सकता है स्वतः। श्वेत, फॉस्फोरस, लकड़ी, पटाखा, पेट्रोल। तो श्वेत दहन की जो परिघटना होती है वो गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। श्वेत जो हमारा फॉस्फोरस होता है ना उसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप यार आप सभी को समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है अब हमारे सामने कि लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो गाइस यार बहुत इजी क्वेश्चन है बुनियाद स्कीम के लिए, ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतः दहन, विस्फोट, मंद दहन, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन आना चाहिए। तो गाइस अभी तक सिलेबस है वो आपका बिल्कुल निर्धारित नहीं है, लेकिन हम बेसिस के हिसाब से करते हैं कि यानी कि आपका बेस किस प्रकार है। लगभग साइंस पूछते हैं वो एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उसी करके हम साइंस पूछ रहे हैं। ठीक है, मैथ भी आपका आएगा एग्ज़ाम के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और आप यार मैं आपको बता देता हूँ किसी प्रकार की और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाकू आपके साथ है यार, सारे के सारे क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ठीक है, लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? मंद दहन। मंद दहन होता है धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे जलना। ऐसे तो नहीं है लकड़ी वो विस्फोट की तरह जली है या फिर कुछ और। ठीक है, तो मंद दहन आराम से। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। तो गाइस उपरोक्त सभी यानी कि हमें जलने के लिए दहनशील पदार्थ भी चाहिएगा, पोषक पदार्थ ऑक्सीजन भी चाहिएगा, पदार्थ उपस्थिति जो दहनशील पदार्थ लकड़ी भी चाहिएगी, ज्वलनशील ताप यानी कि कोई हमें ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी चाहिएगा जिससे हम उसको आग लगा सकते हैं। तो यानी कि ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं वो सारी की सारी शर्तें आपकी जब मंजूर होगी तभी आप किसी वस्तु को दहन लगा सकोगे। यानी कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए, दहनशील का पोषक होना चाहिए, ज्वलन ताप होना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। यस, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको पता चल गया कि जो ज्वलन ताप होता है वह मतलब कोई भी ताप होता है या फिर कोई भी पदार्थ होता है जलना शुरू करता है, यानी कि ज्वलन ताप। वह ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ज्वलन ताप। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको यार ये सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। हो सके तो यार कॉपी पेन लेके आप ये यार ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी बुक में राइट जरूर कर ले। ठीक है,
और भाई पढ़ाकू टीम है आपके साथ, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पढ़ाकू टीम है यार आपके साथ पढ़ाकू। तो इसका है किलो जूल अपॉन में किलोग्राम। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस इकाई में मापा जाता है? किलो जूल अपॉन में किलोग्राम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, यानी कि बहुत मुश्किल से वो जलता है? ठीक है, लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है, वो है गाइस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्फोट दहन का उदाहरण है, विस्फोट दहन बहुत आसान है। लकड़ी का जलना नहीं, तेल का जलना नहीं, पटाखा का दहन हाँ, इनमें से कोई नहीं। हम कहते हैं कि पटाखा का दहन होता है जो, वो विस्फोट दहन है, यानी कि एकदम तीव्र गति से वो जलता है। ठीक है, पटाखा का दहन। तो बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है गाइस मोमबत्ती का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लो, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, यानी कि मोमबत्ती के अंदर पूछा गया है इसमें। ठीक है, 4, 3, 5, 2। मोमबत्ती के अंदर बताना है गाइस, ज्वाला के अंदर। ये देखो, आपको डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ। जो पूर्ण दहन का जो बाह्य क्षेत्र वो नीला वाला होता है। ठीक है, ये बाहर वाला नीला है। ठीक है, और पीला यानी कि उससे थोड़ा अंदर वाला वो पीला होता है। ठीक है, उससे आगे चलते हैं तो काला भाग आता है हमारा। जो बिना जली मोमबत्ती का भाग होता है ना, सबसे आंतरिक वाला, वो होता है। यानी कि 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, नीला, पीला, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को समाप्त करने का को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन, पुनः वनोपन, वृक्षारोपण, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वनोन्मूलन है, वनोन्मूलन है वो इसी को कहते हैं, वनों को समाप्त करने। पुनर्रोपण, दोबारा लगाना, वृक्षारोपण, वृक्ष लगाने, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, उन्हें सुरक्षित करना। वनोन्मूलन का क्या कारण है? बहुत कारण है वनोन्मूलन के, बहुत ज़्यादा। भवन निर्माण, यस। सड़क निर्माण, यस। कागज उद्योग, यस। उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कारण है वनोन्मूलन की। जनसंख्या भी लिख सकते हो आप उसमें, प्रवास, या बहुत बहुत चीज़ें हैं जो आप वनोन्मूलन में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको सिंपली उदाहरण देने के लिए पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वह यस, ये क्वेश्चन है। अगर हम वनोन्मूलन कर रहे हैं तो उसका किस प्रकार हम उसे सोल्व करें, यानी कि किस प्रकार हम वन ना काटें, उससे बचें। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे सामने, पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पुनः वनोपन। तो गाइज ये भी बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। पुनःचक्रण क्या होता है आपको पता होना चाहिए, किसी चीज़ का दोबारा प्रयोग करना। लेकिन पौधे एक बार कट के दोबारा प्रयोग नहीं आते हैं। तो पुनः वन रोपण, यानी कि दोबारा वनों को लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन। जड़ों में, हरी पत्तियों में, भूमिगत वनों में, वास्तवीय वनों में। क्लोरोप्लास्ट आपको सभी को पता होना चाहिए। हरी जो हमारी पत्तियां होती है, पत्तियां, ठीक है, किसकी पत्तियां? पेड़ों की पत्तियां। ठीक है, हरी जो पत्तियां होती है हमारी, उसके अंदर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, और इसके अंदर एक स्टोमेटा भी होता है। जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रिद्र होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली का, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, या फिर केंद्रक। जो हमारा लाइसोसोम होता है उसको कोशिकांग का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने, एक कोशिक जीव का उदाहरण पता होना चाहिए। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? मक्खी, हाइड्रा,
फीताकृमि या फिर अमीबा। जो हमारा अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पेलिस्टिड, लाइसोसोम या फिर केंद्रक। आप सभी ने अगर देखा होगा तो प्लेस्टिड होता है, वो जंतु कोशिका के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों के हरे रंग का कारण क्या है? आपने अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसी से बना है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है, उसके कारण है जो हमारा पौधों का हरा रंग होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एग्जैक्टली तो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल एक ही चीज़ होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे क्लोरोफिल तो सभी को नाम याद रह जाएगा, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट किया है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कोशिका की खोज कब हुई? यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज कब हुई, किसने की? 1660, 1662, 1664 या फिर 1665 ईस्वी में? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है बनाने के लिए वीडियो, तो आप यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य। जो कोशिका भित्ति होती है वह अनुपस्थित रहती है। ठीक है, पहले भी हमने देखा था कि कौन सी चीज़ अनुपस्थित थी, और अब भी हमने देखा है, दोनों जंतु की पूछी थी। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? यस, नर और मादा युग्मक होते हैं, वो क्या बनाते हैं? ठीक है, युग्मनज, मुकुल, शुक्राणु, भ्रूण, यानी कि एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों मिलकर जो युग्मक है वो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, मुकुल बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं या फिर भ्रूण। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, युग्म, वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने, युग्मन, निषेचन, परागण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर है जो हमारा बी, निषेचन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निषेचन, नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, उसे क्या कहते हैं? जरायुज जंतु, अनप्रजक जंतु, स्तनधारी जंतु, इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, क्योंकि ये सारे के सारे आपके बुक से उठाए गए क्वेश्चन है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 6th क्लास की बुक उठाइए, 7th की उठाइए, 8th की। ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम देने चाहिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेंगे। तो अंडप्रजक जंतु होते हैं, ठीक है, जो जंतु अंडे देते हैं, अंडप्रजक। ठीक है, अंडे से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जंतु अपने शिशु को सीधा जन्म देते हैं, यानी कि अंडे न देकर सीधे शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जरायुज जंतु, अनप्रजक जंतु, स्तनधारी जंतु, इनमें से कोई नहीं। जरायुज जंतु। ठीक है, जरायुज जंतु। स्तनधारी क्या होते हैं? जो मतलब बच्चे पैदा कर होते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, आंतरिक निषेचन होती है। यस, मादा के शरीर में, नर के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के बाहर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, आंतरिक निषेचन होती है। जो हमारा ए है, मादा के शरीर के अंदर, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुकुलन विधि द्वारा
जनन किस जंतु में होता है? मिकुलन, हाइड्रा, ठीक है, ये कई चीज़ें थी, मुकुलन विधि, और ये आपके 10th में भी आएगी ये सारी की सारी, ठीक है। किस जंतु के अंदर होते हैं? पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुकुलन है वो हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है। हाइड्रा एक प्रकार का जीव सा, मतलब जीव सा ही होता है, हरे से रंग का होता है, लीफ टाइप सा लगता है हमको, ठीक है। तो मुकुलन की विधि किस में होती है? हाइड्रा के अंदर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों के गले में जो हमारे गले के अंदर होता है वो उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है गाइज? एडम्स एप्पल, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइज। एडम्स एप्पल होता है वो जो हमारा उभरा हुआ भाग नहीं होता, यहाँ पे गले के पास एक हड्डी सी लगती है हमें, मतलब जो पतले लोग होते हैं, पतले लड़के होते हैं, या फिर होते हैं, लड़कियों के अंदर भी होता क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एडम्स एप्पल, ठीक है। जो गले के अंदर उभरा हुआ भाग होता है वो एडम्स एप्पल होता है, या फिर कंठ मणि, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े, 25 जोड़े। तो गाइज 23 जोड़े होते हैं वो मानव कोशिका के अंदर गुणसूत्र है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। ये क्वेश्चन यार आपकी बुक से ही उठाए गए। अब तो आप पूछोगे भैया ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं आपने? बुक से ही। तो लगभग 1 महीना 28 दिन की अवधि होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार को किशोर के लिए सर्वोत्तम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, रोटी, दाल, सब्जियां, जो की सारी चीज़ हमें प्रोटीन गेन करवाए, ठीक है, लगभग प्रोटीन, ठीक है, वो सारी की सारी होती है किशोर के लिए, रोटी, दाल, सब्जियां। नेक्स्ट, किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन है? यस, फिजिक्स आ गया हमारी अब। दाब, द्रव्यमान, शक्ति, बल। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यार आपको आने चाहिए, ठीक है। दाब का है, द्रव्यमान का है, शक्ति का है, या फिर बल का है। तो बल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं? ये तो आपको आना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, या फिर वैद्युत बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, मतलब कोई चीज़ ऊपर फेंके तो वो नीचे आ ही आएगी। निम्न में से कौन सा बल समकृत बल का उदाहरण है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, या फिर स्थिर वैद्युत बल। तो गाइस मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जो बल होता है वो जो समकृत बल का उदाहरण है वो है गाइज ऑप्शन, हमारा गाइज ऑप्शन नंबर बी है, घर्षण बल, वो है, ठीक है। यानी कि कौन सा बल समकृत बल का उदाहरण है? घर्षण बल। घर्षण बल कब पैदा होता है? जब कोई दो वस्तुओं को हम आपस में फोर्स लगा के इधर उधर करते हैं, या फिर कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए। घर्षण तो गाइस हर फोर्स के अंदर लगभग घर्षण होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यस, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अभिकर्षण, दाब, शक्ति, अपकर्षण। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट, शुष्क मौसम में बालों वाली कंघी में करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए क्या उत्तर है? यानी कि शुष्क मौसम होता है जो ड्राई मौसम कहते हैं जिसको, ठीक है, उसमें हम अपने बालों पे कंघी मारते हैं तो वो बिखर जाता है, ठीक है। इसका क्या कारण होता है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, या फिर गुरुत्व बल। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से जल्दी इसका आप कमेंट कीजिए ABCD। यस यस, जल्दी ट्राई कीजिए यार, ABCD नहीं, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ठीक है,
दाब का मात्रक। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। दिखने में आसान लगता है पर आता ज़रूर है, ठीक है एग्जाम में। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल, दाब का मात्रक बताना है, ठीक है। तो दाब का हमने प्रेशर का क्या है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है यार, तो मैं बता देता हूँ, स्पेशल फॉर हिंदी के लिए वीडियो है। बाकी आप यार इनको कन्वर्ट कर सकते हो, इतने हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं है ना यार, मॉडरेट भी नहीं, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है और पास्कल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यस, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। स्नेहक तेल घर्षण रहित, यानी कि हम घर्षण को किस चीज़ से कम कर सकते हैं, यानी कि कोई या फिर आप देख सकते हो घर्षण तो यार लगभग जिस चीज़ को हम फोर्स लगा के इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर घर्षण जरूर पैदा होता है। तो घर्षण को हम किसकी सहायता कम करने वाले पदार्थ क्या होता है? स्नेहक, ठीक है, स्नेहक जो सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं वो, ठीक है। घर्षण होता है हमेशा हानिकारक, हमेशा लाभदायक, कभी हानिकारक, कभी कभी लाभदायक, न तो हानिकारक और न ही लाभदायक। ये चार ऑप्शन है हमारे सामने कि घर्षण होता है, क्या होता है? हमेशा हानिकारक होता है या फिर लाभदायक होता है, या फिर कभी हानिकारक होता है या फिर कभी लाभदायक होता है, या फिर न तो हानिकारक होता है और न ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, घर्षण है जो कभी तो हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है, और कभी हमारे लिए लाभदायक होता है। हर जगह यार आपको पता है, लाभ, कोई चीज़ का लाभ होगा हानि होगी तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, कभी हानिकारक तो कभी लाभदायक। नेक्स्ट, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि अगर आप बर्फ पे चलते हो, फिसल जाते हो, तो उसका कारण क्या है? घर्षण अधिक होगा तो आप मूव कम कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, घर्षण अधिक होगा, ठीक है, या फिर कम होगा? घर्षण कम होगा, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, घर्षण अधिक होगा तो हम वहाँ पे चल नहीं पाएंगे, ठीक है। एक आवाज़ सी उठती है ना, जो कई बार ब्लैक बोर्ड से चौक लगाते हैं तो किस प्रकार की आवाज़ निकलती है, वैसी साउंड होगी घर्षण से। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? अधिक, कम, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। अधिक नहीं, कम, क्योंकि अधिक आपको पता है घर्षण यानी कि यार वो पहले आपको मुश्किल से चल रहा था, आपका जो कैरम बोर्ड का है वो आपने लगा दिया पाउडर वहाँ पे, तो वो बिल्कुल यार आसानी से चलता है आपका कैरम, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस, द्रव, गैस या फिर तीनों में? तो ध्वनि है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचारित हो सकती है। ध्वनि ही एक ऐसी चीज़ है जो तीनों माध्यम में संचारित हो सकती है, क्योंकि आपने यार बहुत बार देखा होगा ठोस में भी इधर से उधर आवाज़, यानी कि हमने सुना होगा ये इधर से उधर चली जाती है, द्रव में भी और गैस में भी। प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। ये क्वेश्चन 9th में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अभी हाल ही में, या फिर आप अभी 9th में हो, ठीक है, 9th में हो और आपने अभी हाल ही में ये क्वेश्चंस किए हैं, तो यार ये क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। 20,000 जो हमारी हर्ट्ज की आवृत्ति होती है ना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वो प्रासर्व्य ध्वनि होती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके हाल ही बुक में भी है, ध्वनि चैप्टर में। नेक्स्ट, निम्न में से किस के आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? यस, छोटी बच्ची की, या फिर छोटे बालक की, या फिर महिला की, पुरुष की? छोटी बच्ची हो गई, यस। जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, छोटी बच्ची, ये हमारा राइट आंसर है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर यार। मानव कानों के लिए सर्वोत्तम प्रास क्या है, यानी कि सुनने की क्षमता कब कहाँ से कहाँ तक होती है? 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यस, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 20 हर्ट्ज से छोटी ध्वनि को हम बहुत जो दूर तक है वहाँ तक सुन लेते हैं। अगर हम 20,000 हर्ट्ज से और अधिक सुनेंगे तो आपको पता है हमारे कान के जो पर्दे हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, तो वो हमारे पर्दे हैं वो फट जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है 20 हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज, HERTZ,
ठीक है। नेक्स्ट, आवर्ती का मात्रक क्या है? ठीक है, लास्ट आपके 2-3 क्वेश्चन रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए आप। आवर्ती का मात्रक क्या है? मीटर, मीटर सेकेंड, हर्ट्ज सेकेंड। आवर्ती यानी कि ध्वनि वाली, हर्ट्ज। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम, तारतव, आवर्ती या फिर तरंग दैर्ध्य? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ठीक है, 2-3 लेसन्स रहते हैं वो कर लेते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? बहुत यार इजी क्वेश्चन है। लगभग 8-1 मिनट और चलेगी वीडियो, तो ज़्यादा लंबी होगी क्योंकि यार सारी बुक करनी थी हमें। आइरिस, कॉर्निया, पुतली, रेटिना। तो मानव नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र का जो आपको स्ट्रक्चर वो आना चाहिए। आइरिस, आइरिस होता है ना जो परितारिका, ठीक है, वो मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 7, 6, 5, 8। तो बहुत से लोग इसके अंदर भी उलझे रहते हैं कि कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार के अंदर। तो अगर आपसे पूछ ले कि वो कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल में है। ठीक है, और ये सन से दूरी के हिसाब से लिखे हुए हैं। सन के पास बुध है, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, यूरेनस, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है गाइस, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? अभी हमने पढ़े हैं ग्रह कौन कौन से हैं। मंगल है, बुध है, शनि है। यस, सीरियस नाम का कोई ग्रह है ही नहीं। ठीक है, सीरियस। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है? यस, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बृहस्पति, बुध, शुक्र या फिर शनि? बुध ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार वाले लेसन बिल्कुल कंप्लीट कर देना क्योंकि इससे काफ़ी छोटे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सौर परिवार वाला जरूर करना। ठीक है। क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तारामंडल। ठीक है, तारामंडल है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 6000 डिग्री सेल्सियस है वो सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष या फिर सौर वर्ष? खगोलीय पिंडों की दूरी, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन यानी कि सौर मंडल वाला जो भी चैप्टर आपका, ठीक है, वो सारा का सारा आपको कंप्लीट जरूर करना है क्योंकि उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस जरूर उठेंगे। प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष से वो खगोलीय पिंडों की दूरी का इकाई मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इतने आप यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बुध, बृहस्पति, शनि या फिर शुक्र? बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो हमारा बृहस्पति होता है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है। किस ग्रह को प्रभात का तारा कहते हैं यानी कि भोर का तारा? यस, जो हमारे पृथ्वी के नज़दीक है वही भोर का तारा है, यानी कि जो हमारा शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुबह हम लगभग 4 या फिर इस टाइम में उदय होता है, जो कि पूर्व दिशा में होता है, शुक्र ग्रह। ठीक है, इसे भोर का तारा कहते हैं या फिर प्रभात का तारा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम पे जाना जाता है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह की परिक्रमा करने वाले
खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप ये एक क्वेश्चन खुद सोल्व करना। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। पूरा 6th की जो साइंस थी वो हमने बिल्कुल एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट की है। अगर आपको ये यार लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपका यार कोई भी डाउट रहता है, कोई भी सिंगल डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप सभी के सभी कमेंट कीजिए कि भैया हमारा यह डाउट रह गया है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा, हो सकता है यार गलती हो गई होगी, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से किए हैं, बिल्कुल कहीं से नहीं देखे हैं, तो यार ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यार ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।